हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्वाणा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज पंजाब पुलिस कांस्टेबल सीरीज में हमारी 9th क्लास है। आज भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ऑल्दो बहुत इजी है क्वेश्चंस, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और उम्मीद करता हूँ कि पिछली 8 क्लासेस आप लोगों ने देख ली होंगी, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली होगी। आज का पार्ट भी सेम वैसे ही रखना है। पेन कॉपी तैयार रखना, साथ साथ सॉल्व करते रहो। अपने मेथड्स पहले लगाना, बाद में मेरे मेथड्स चेक कर लेना, ठीक है। तो आज शुरू करने जा रहे हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। और टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस याद से आप लोग हर वैरायटी प्रैक्टिस कर लेना, जितने मैंने इन सीरीज में करवाए हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक बार अपने हाथ से सॉल्व करके देखना, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज एंड 15 डेज। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। They start the work alternatively for 1 day each starting with A। देखो ऑल्टरनेटिवली का मतलब क्या होता है कि ए से अगर स्टार्ट हो रहा है तो मतलब पहले दिन ए ने किया, अगले दिन बी करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो एफिशिएंसी निकालनी जरूरी है। ध्यान से समझना, ए कितने दिन में काम खत्म करता है तो ए करता है हमारा 12 दिन में। बी कितने दिन में करता है तो बी कर रहा है 15 दिन में। तो यहां से कॉमन नंबर अगर मैं निकालूं तो 60 आ जाएगा हमारे पास कॉमन। तो ये एक दिन में कितना करता होगा, 5 यूनिट। ये एक दिन में 4 यूनिट। तो यहां से पहला स्टेप तो हमारा यही रहता है कि एफिशिएंसीज निकल जाए। अच्छा, एफिशिएंसी आ गई है। अब ध्यान से समझना, पहले दिन काम कर रहा है ए, अगले दिन काम करता है बी, और उसके बाद यही प्रोसेस रिपीट होना शुरू हो जाएगा। मतलब जो साइक्लिसिटी बन रही है वो 2 दिन की बन रही है। तो हम लोग 2 दिन के हिसाब से ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले दिन ए ने कितना काम किया होगा, 5 यूनिट। बी ने कितना किया होगा, 4 यूनिट। तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि 2 दिन में टोटल हमारा कितना काम हुआ है। तो 2 डेज में हमने 9 यूनिट काम कर लिया। 2 डेज में हमारा कितना काम हो गया, 9 यूनिट। करना कितना है, 60। लेकिन एक चीज समझो, 9 के टेबल में 60 आता नहीं है। तो 60 से पहले कौन सा नंबर है जो 9 के टेबल में आ जाएगा, तो भाई 60 से पहले 54 आता है। और 54 बनाने के लिए मुझे 9 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से। तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब 12 दिन में, 12 डेज में हमारा कितना यूनिट काम हो गया, 54 यूनिट काम हो चुका है 12 दिन में। लेकिन हमें करना कितना है, 60 करना है। तो अब यहां से स्टेप बाय स्टेप चलो। 12 दिन में 54 यूनिट हुआ है। अब 13th डे काम कौन करेगा, 13th डे काम करेगा कौन। अब सीरीज ए बी की है, तो 12 दिन पे बी खत्म हो चुका है। तो अब 13th डे पे काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है। और ए ने अगले दिन कितना काम करना है, 5 यूनिट। तो यहां पर 5 ऐड हो जाएगा, तो 59 यूनिट काम हो गया। 13th डे काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो अगर ए ने 5 यूनिट कर दिया तो 54 प्लस 5 कितना हो गया, 59 यूनिट। अब हमारे पास सिर्फ 1 यूनिट काम बचा है, और उस 1 यूनिट को बी ने करना है। लेकिन बी हमारा एक दिन में कितना करता है, 4 यूनिट। अब ध्यान से समझना, यहां से बी, अगले दिन बी आएगा, तो बी कितना टाइम लेगा, तो पूरा दिन तो लेगा नहीं। 1 यूनिट करना है, पूरे दिन में 4 यूनिट करता है, उसको सिर्फ 1 यूनिट करना है। तो बी कितने दिन में कर देगा, तो 1 यूनिट करना है। और एक दिन में बी कितना करता है, 4। तो 1/4 डेज लेगा बी बाकी का 1 यूनिट करने में। 1 यूनिट काम बचा था, बी पूरे दिन में 4 यूनिट करता है, तो बी को कितना टाइम लग जाएगा, 1/4, 1/4 दिन लगेगा पूरे काम को खत्म करने में, उस 1 यूनिट को करने में। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे, 13, 1/4 डेज हो जाएंगे। ध्यान से समझना हम लोग कैसे निकालते हैं। एक चीज तो ये समझो कि पहले दिन ए ने काम किया, पहले दिन ए करता है, अगले दिन बी करेगा, फिर तीसरे दिन ए करेगा, चौथे दिन बी करेगा। तो एक चीज नोट कर रहे हो कि जितने भी हमारे पास ऑड डेज हैं, 1, 3, ऑड डेज पे ए काम करता है,
इवन डेज पे बी काम करता है। तो अगर 12 दिन तक काम हो गया था तो 12 दिन तक बी ने कर दिया था, बी इवन डेज पे काम कर रहा है। तो 13th अगर ऑड डे है तो ऑड डे पे काम कौन करेगा, ए करेगा। तो ए ने 13वें दिन कितना काम कर दिया, 5 यूनिट, मतलब 54 से 5 ऐड होकर 59 हो गया। अब एक यूनिट का काम बचा है और उस एक यूनिट को किसने करना है, तो अब तो बी करेगा। बी अगर पूरे दिन में 4 यूनिट करता है तो बी को लास्ट का एक यूनिट करने में पूरे दिन थोड़ी ना लगेगा, सिर्फ 1/4 दिन लगेगा। तो टोटल नंबर ऑफ डेज हमारे कितने बन जाएंगे, 13 दिन ये और 1/4 डे ये, तो टोटल नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे 13, 1/4 डेज। तो हमेशा ध्यान रखना ऑल्टरनेट वाले क्वेश्चंस में इस चीज का ध्यान रखना कि लास्ट में काम कौन कर रहा है और कितना काम पेंडिंग रह गया है। तो ये जो लास्ट का फ्रैक्शन आएगा यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज बनेगी, तो इसका बहुत ध्यान से करना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन है जिसकी स्पीड दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर, वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है डबल ऑफ इट्स लेंथ, मतलब जितनी लेंथ ट्रेन की है उसकी डबल लेंथ का प्लेटफॉर्म है, और कितने टाइम में क्रॉस करता है, 32.4 सेकेंड्स में। आपको लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म बताना है। तो अगर आप लोगों ने ये चैप्टर किया हुआ है तो आप लोगों को पता होगा कि जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो जो डिस्टेंस आता है वो किसका आता है, दोनों का आता है, ट्रेन का भी आएगा प्लेटफॉर्म का भी आएगा। तो मुझे ना ट्रेन की लेंथ पता है ना प्लेटफॉर्म की लेंथ पता है, लेकिन ये पता है कि ट्रेन की लेंथ अगर मैं x लेता हूं, ट्रेन की लेंथ अगर x लेता हूं तो प्लेटफॉर्म जो है वो उससे डबल लेंथ का है। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। ट्रेन की लेंथ अगर x है तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। अब ध्यान से समझना, मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। और ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो डिस्टेंस तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों का आता है, लेकिन स्पीड किसकी रहती है, सिर्फ ट्रेन की। तो वही चीज यहां पुट करनी है। अब ध्यान से देखना, डिस्टेंस किसका आएगा, इन दोनों का, ट्रेन और प्लेटफॉर्म मिलाकर, तो टोटल कितना बन जाएगा, 3x। अच्छा, स्पीड किसकी आती है, सिर्फ ट्रेन की, और ट्रेन की स्पीड कितनी दी हुई है, 60 किलोमीटर पर आवर। याद रखना यहां स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन टाइम का जो डाटा है वो सेकंड्स में है। और ये भी ध्यान रखना कि ऑप्शंस भी मीटर में है, मतलब मैं किलोमीटर पर आवर को मुझे चेंज करना पड़ेगा किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो 60 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्पीड की वैल्यू आ गई 60 इंटू 5/18, और टाइम कितना लग रहा है, तो भाई 32.4 सेकेंड्स लगते हैं, 32.4 सेकेंड। इसको सॉल्व करना है, आपके पास x का डाटा आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये पॉइंट अगर मैं हटाता हूं तो नीचे क्या लग जाएगा, 10 लग जाएगा, एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, और 18 इंटू 18 324 ही तो होता है, 18 का स्क्वायर ही होता है हमारे पास। तो 18 18 पे कट कर देगा किसको, 324 को। अब यहां से सॉल्व करता हूं, तो यहां से ये वाला 3 इस 6 को कट कर देगा कितने पे, 2 पे। तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आएगी, तो मेरे पास बचा क्या है यहाँ पे, 5 इंटू 2 10, और 10 इंटू 18, x की वैल्यू कितनी आ गई, 180। इसका मतलब है कि जो मेरी ट्रेन की लेंथ है वो कितनी है, 180 मीटर। x हमने किसको लिया था, ट्रेन को। ट्रेन की लेंथ आ गई 180 मीटर। आपसे पूछा था लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म निकालो, तो प्लेटफॉर्म कितना है, 2x। तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 180 का डबल कर दो, यानी 360 मीटर का प्लेटफॉर्म है हमारे पास। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर, कि केस कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए, कि जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो डिस्टेंस किसका आता है, ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों का आता है, लेकिन स्पीड किसकी आती है, सिर्फ ट्रेन की। और एक चीज का ध्यान रखना, इन क्वेश्चंस में यूनिट्स को कन्वर्ट करना मत भूलना।
स्पीड नॉर्मली आपको गिवन होगी किलोमीटर पर आवर में, लेकिन जो टाइम है वो सेकंड्स में होगा, और लेंथ जो ट्रेन की होगी या प्लेटफॉर्म की वो मीटर में होगी। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना मत भूलना, बहुत कॉमन मिस्टेक है, ये करती है दुनिया, तो इससे बच के रहना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो। इफ साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 40%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। ये क्वेश्चन हम लोगों का पिछले साल के एक्साइज इंस्पेक्टर वालों में भी आया हुआ है, सीनियर असिस्टेंट में भी आया हुआ है, तो क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो ये क्वेश्चन है बहुत आसान। तो अब जरा ध्यान से समझना। सबसे पहले तो शेप कौन सी बात हो रही है, स्क्वायर की, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, साइड स्क्वायर। अब साइड स्क्वायर का मतलब क्या है कि यानी दो बार हमारी साइड्स क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। साइड स्क्वायर का मतलब क्या है कि एरिया जो है वो क्या है, साइड इनटू साइड, यही चीज है। अब वो कह रहा है कि हमने साइड को कितना इंक्रीज कर दिया है, 40% से। तो भाइयों 40% की वैल्यू क्या होती है, 40% क्या होता है हमारा, 2/5 होता है। अगर आप 40% की वैल्यू निकालते हो, 40/100 करोगे, कटिंग करके देखो क्या बनता है, 2/5। अब 2/5 का मतलब क्या है, तो ध्यान से समझना। पहले साइड कितनी थी, 5, अब कितना इंक्रीज हो गई है, 2 इंक्रीज हुई है, तो अब कितनी हो गई होगी, 7 हो गई होगी। पहले हमारे पास साइड क्या थी, 5। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख कर ना समझा देता हूं आप लोगों को, ताकि कंफ्यूजन ना हो इस क्वेश्चन में। साइड इनटू साइड हमारे पास होता है एरिया। साइड इनटू साइड क्या होता है, एरिया होता है। अब यहां मैं लिख रहा हूं पहले वाली साइड, यहां मैं लिखूंगा नई वाली साइड, न्यू वाली। तो एक चीज समझना, 40% की अभी मैंने आपको बताया था कि 40% हमारे पास कितना होता है, 40% की वैल्यू होती है 2/5। इसका मतलब कि पहले अगर साइड 5 थी, तो अब उस पे कितने का इंक्रीज हो रहा है, 2 का। तो अगर पहले साइड हमारी 5 थी, तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, तो एरिया कितना बनेगा, 25 बन जाएगा मल्टीप्लाई करके। पहले एरिया कितना बन रहा था, 5 इंटू 5 25। अब 40% बढ़ गई है, 40% मतलब 5 पे 2 बढ़ गई, तो 5 से कितनी हो गई होगी, 7। तो अब एरिया कितना बन रहा है, 49। आपसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि एरिया में कितने परसेंट का चेंज आया है, तो भाई एरिया पहला हमारे पास कितना था, 25, अब कितना हो गया, 49। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज चेंज कैसे निकालोगे, तो मुझे ये बताओ चेंज कितने का आ रहा है। तो भाई यहां से यहां तक पहुंचने में 24 बढ़ रहे हैं, 24 का इंक्रीज हो रहा है, और ये 24 का इंक्रीज कितने पे हो रहा है, तो याद रखना हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे निकालते हैं चेंज। तो 24 का इंक्रीज हो रहा है कितने पे, 25 पे, इंटू 100, और इसको सॉल्व कर दोगे तो ये 4 पे कट कर देगा, यानी 96% का चेंज आएगा एरिया में, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो करना कुछ नहीं होता है, इतना डाटा भी इतना पेपर में सजाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। पेपर में तो बस उड़ा के सीधे लिखना, 5 से 7 हो रहा है, मतलब पहले 25 अब 49, तो बस चेंज देख लो, 24 का चेंज है कितने पे, 25 पे इंटू 100। इतना लिखना नहीं है पेपर में, ये सब लोग ध्यान से समझना। यहाँ पर हमारे लिखने का मेन रीजन ये है कि मैं आपको चाहता हूँ कि हर एक स्टेप क्लियर हो जाए, नहीं तो पेपर में ये वाला डाटा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल ओरली अपने माइंड में कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अच्छा, वोटर्स वाला, भाई इस क्वेश्चन ने तबाही मचा के रखी है। याद रखना, चाहे वो एसएससी का पेपर हो, बैंकिंग का पेपर हो, स्टेट का पेपर हो, रेलवे का पेपर हो, कोई भी एग्जाम हो, कौन सा ऐसा पेपर है जिसमें ये नहीं आया हुआ। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए मैंने ये पहले भी एक बार लिखवाया है आपको एक फॉर्मेट, आज फिर लिखवा रहा हूं, और बहुत ध्यान से नोट डाउन करना। तो मेथड क्या है, सबसे पहले तो आप लोग लिखोगे टोटल वोट्स। सबसे पहले आता है हमारे पास टोटल वोट्स, कि टोटल कितने वोट्स हैं हमारे पास। फिर यहां से रास्ता निकलता है वैलिड, सॉरी, वोट्स कास्ट। यहां से रास्ता निकलता है वोट्स कास्ट, कितने लोगों ने वोट डाले हैं। यहां से आता है वैलिड वोट्स। और वैलिड वोट के बाद जाकर सिचुएशन दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो दोनों पार्ट्स कौन से हैं? पहला पार्ट आता है विनर का, दूसरा आता है लूजर का। अगर तो उन्होंने विनर के परसेंट वोट्स दिए हुए हैं, अगर कि विनर को इतने वोट मिले, क्लियर ये मेंशन्ड है कि विनर को कितने वोट मिले हैं, तो भाई मैं विनर की परसेंटेज लूंगा। अगर उसने क्लियरली मुझे ये बताया कि लूजर को कितने वोट मिले हैं, तो मैं लूजर की परसेंटेज लूंगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि विनर इतने वोट से जीत गया, या उन दोनों के विन का मार्जिन, तो हमेशा याद रखना, अगर मार्जिन दिया हुआ है तो मैं इन दोनों का गैप लूंगा आंसर निकालने के लिए। अगर मार्जिन दिया होगा तो मैं हमेशा परसेंटेज का गैप निकालूंगा विनर और लूजर का। ये वाला फॉर्मेट सबके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एक लाइन का आंसर निकल जाता है इसमें। तो आने वाले इस क्वेश्चंस में जरा पैटर्न ध्यान से समझना। सबसे पहले उसने कहा है कि टू कैंडिडेट्स हैं, 10% वोटर्स डिड नॉट वोट, 10% वोटर्स ने वोट नहीं किया। तो अगर मैं टोटल वोट्स x मान लेता हूं, तो इसमें से अब वोट्स कास्ट वाले में 10% ने वोट नहीं किया है, तो कितने लोगों ने वोट किया होगा? 90% ने किया होगा। तो मैं लेकर चलूंगा 90/100। मेरा मतलब सिर्फ इस फॉर्मेट से है और मैं इसी को फॉलो करूंगा। जो 10% ने वोट नहीं किया है तो उनसे लेना देना नहीं है, उनको हटा दिया। तो कितने लोगों ने वोट किया होगा? 90/100 ने। अच्छा, इस 90/100 में से उसने कहा है कि 2500 वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अब ध्यान से समझना, अभी तक के पिछले हमारे जितने क्वेश्चंस थे उसमें ये भी डाटा परसेंटेज में गिवन होता था, लेकिन यहां पर ये डाटा वोट्स के टर्म में गिवन है। तो घबराने वाली चीज नहीं है, बस एक पैटर्न को ही फॉलो करना है, ध्यान से समझना। ये टोटल वोट्स थे, ये वो हैं जो वोट्स कास्ट हुए। तो इसमें से मैंने 2500 निकाल दिए जो इनवैलिड थे, उनको हटा दिया। इसमें से मैंने क्या किया, वो 2500 वोट हटा दिए जो इनवैलिड है। अब मेरे पास, मैं यहां तक पहुंच चुका हूं कि ये पूरे टोटल क्या हो गए? वैलिड वोट हो गए। अब आगे ध्यान से पढ़ो। द विनर गॉट 55% ऑफ वैलिड वोट्स एंड वोन बाय 2000 वोट्स। 2000 वोट से जीत गया है, मतलब ये मार्जिन दिया है, ये विनर के वोट्स नहीं है, ये वो वोट्स हैं जिनके वोट से, मार्जिन से वो जीता है। तो अब मुझे एक चीज बताओ, जब मार्जिन आ गया, अगर विनर को 55% मिल रहे हैं, तो लूजर को कितने परसेंट मिले होंगे? भाई लूजर को 45% मिलेंगे। विनर को अगर 55% मिल रहे हैं तो लूजर को कितने मिलेंगे? 45%। इनका गैप कितने का आ रहा है? 10% का गैप आ रहा है। और इस पूरी वैल्यू का बस 10% निकाल लो, उसी की वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी? 2000 वोट्स। सिर्फ ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। अगर ये जो भी इंसान इस लाइन को बना लेता है तो उसके लिए अब आंसर निकालना मुश्किल नहीं है, अब बस इधर उधर करके सॉल्व करने वाली बात है। तो अब जरा ध्यान से देखो, सबसे पहले तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अच्छा हाँ, एक चीज और, इन दो जीरो से इन दो जीरो को मत उड़ा देना।
ऐसा मत कर देना भावनाओं में बह के कि जहां नीचे जीरो दिख रहे हैं उड़ा दिए, ऐसा नहीं होता। पहले मल्टीप्लाई वाला फॉर्मेट सॉल्व होगा और जब माइनस वाला कॉन्सेप्ट आता है तो एलसीएम लेकर सॉल्व करना पड़ता है, इसका ध्यान रखना सब लोग। तो जीरो से जीरो कट गए। अब यहां पर ध्यान से देखो, ये बन गया मेरा 9x अपॉन 10 माइनस 2500, और यहां से ये जीरो से जीरो कट गया, ये 10 इधर से उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उधर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20,000। बाहर की तरफ था ये पूरा पोर्शन, तो जीरो से जीरो काट के ये वाला 10 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो कितना आ गया, 20,000। अब यहां अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो ये बन जाएगा मेरे पास 9x माइनस 25,000 अपॉन 10 इज इक्वल टू 20,000। अब स्टेप्स ध्यान से समझना, ये 10 जाएगा इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला 10 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 लाख, और ये 25,000 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 2 लाख में 25,000 अगर मैं ऐड कर दूं तो यहां से 9x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2,25,000। इस स्टेप्स को ध्यान से समझना, ये 10 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ 2 लाख, 25,000 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 2,25,000। अब यहां से x की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 9 2 18 9 5 45, यानी 25,000 हमारी x की वैल्यू आ गई, और x हमारे पास क्या था, टोटल नंबर ऑफ वोट्स। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना कुछ भी नहीं है इस पार्ट में, आप लोगों को सिर्फ ये फॉर्मेट याद रखना है, और इस फॉर्मेट को यहां पर लिखने का तरीका याद रखना है। इसको सॉल्व कर लोगे, आप लोगों के पास वैल्यूज आ जाएंगी टोटल वोट्स की। परसेंटेज के टर्म्स में भी गिवन होगा, तो मैंने पिछली वीडियोस में आपको परसेंटेज के टर्म्स वाला भी ये क्वेश्चन करवा दिया है। वैल्यू के टर्म्स में होगा तो इस वाले पार्ट में वैल्यू में भी कवर हो गया। तो मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों की हर एक वैरायटी कवर हो जाए, ताकि पेपर में जाके कभी भी ये कंफ्यूजन ना हो कि इस वाले पार्ट को करना कैसे होता है। ठीक है, बस ये फॉर्मेट सब लोग याद रखना, इसका ध्यान रखना सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, a shopkeeper sell his goods at 20% profit. Had he purchased it for 10% less and sold for rupees 18 less, then he would earn 30% profit. कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक शॉपकीपर है जो अपने सामान को 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है। शॉपकीपर अपने सामान को बेच रहा है 20% प्रॉफिट पे। अगर वो उसी सामान को 10% कम पे खरीद लेता और उसे 18 रुपए कम पे बेचता पहले वाले कॉस्ट से, तो उसको 30% का प्रॉफिट होना था। तो डाटा में पजल मत हो, आप लोग एक एक लाइन को साथ साथ लेकर चलो। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना, जब मुझे कुछ भी नहीं पता होता तो मैं सीपी को अपनी तरफ से क्या मान लेता हूं, 100% मान लो। सीपी को मैंने अपनी तरफ से क्या मान दिया, 100%। अब वो कह रहा है कि पहले वो सामान को कितने पे बेच रहा था, 20% प्रॉफिट पे। मतलब 100 की चीज हम कितने में निकाल रहे थे, 120%। पहले ये वाला डाटा आ गया। अब उसने क्वेश्चन में कहा है कि अगर वो उसे 10% कम पे खरीदता, मतलब अब 100 में नहीं खरीद रहा है, अब वो खरीद कितने में रहा है, 90 में। अब वो 100 का सामान कितने में खरीद रहा है, 90 में। एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 18 लेस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो हम लोग चार्ट बना रहे हैं, ये चार्ट में एक चीज नोट कर रहे हो, ये सारा डाटा परसेंटेज का है। तो परसेंट के चार्ट में हम कभी भी वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते हैं। वैल्यू का कनेक्शन हम लास्ट में बनाएंगे, लास्ट में स्टैब्लिश करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इस डाटा में हमें सिर्फ परसेंटेज वाला डाटा चाहिए। तो मतलब 18 रुपए तो मैं यहां पे नहीं डालने वाला। उसके बाद उसने क्या कहा है, देन ही वुड अर्न 30% प्रॉफिट। तो अब जो प्रॉफिट होगा वो 30% का होगा। मेरी बात ध्यान से समझना, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमेशा किस पे लगता है, सीपी पे लगता है।
और इस बार दूसरे वाले केस के लिए सीपी क्या हो गया उसका 90%। तो जो 30% का प्रॉफिट कमा रहा है वो किस पे कमा रहा है 90 पे। तो 90 का 30% निकाल दो। तो 90 का 30% कितना हो जाएगा, इसका 10% होता है 9, 30% कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। और हाँ महान लोगों, गलती से 90 में 30 ऐड करके सीधे मत जोड़ देना, गलत हो जाएगा आंसर। तो 30% इसका निकालना प्रॉपर तरीके से। तो 10% 9 है, तो 30% कितना हो जाएगा 27। तो यहां से 90 प्लस 27 चीज कितने की हो जाएगी 117 की। तो अब एक चीज नोट कर रहे हो यहां पर कि परसेंटेज वाइज हम कितना कम हो रहे हैं यहां पर 3% से। लेकिन ये 3% का जो फर्क आ रहा है ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने कितने रुपए कम कर दिए 18 रुपए कम किए। मतलब ये जो 3% का गैप आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है 18 रुपए की वजह से। रुक जाओ इसको थोड़ा सा साफ करके लिख दूं। ये जो 3% का गैप आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है 18 रुपए की वजह से। तो 3% अगर 18 के बराबर है तो मुझे बताओ ये कितने टाइम्स है 6 टाइम्स हो रहा है। यानी परसेंट से वैल्यू बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 6 से मल्टीप्लाई। वैसे ही आपसे पूछा था कॉस्ट प्राइस निकालो, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 600 रुपए हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब एक चीज और डाउटफुल रहती है कि सीपी है कौन सा, ये वाला या ये वाला। तो एक चीज याद रखना, एक्चुअल सीपी हमारा यही था। ये वाला डाटा तो कंडीशनल था कि अगर वो 10% कम पे बाय करता, अगर वाली बात आ रही है, मतलब कि ये कंडीशनल है। एक्चुअल सीपी क्या था हमारा 100%। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो वो आपसे एक्चुअल में इसी का रेट पूछेगा। तो इसका ध्यान रखना कि गलती से नीचे वाले को मत लेकर चल पड़ना। उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं करना था, 100% का चार्ट बनाना था। 100 का सामान था, पहले 20% प्रॉफिट में गया 120, 10% कम पे खरीदता तो 90 में खरीदता। तो अगली बार प्रॉफिट 30% का होना था, तो 30% अब 90 पे लगेगा, इसका ध्यान रखना। तो 90 का 30% 27 होता है, वो ऐड करके कितना बन गया 117। 3% जो कम हो रहा है उसकी वजह क्या है, ये 18 रुपए। तो 3% अगर 18 के बराबर है, ये 6 टाइम्स है, तो इसको भी 6 टाइम्स कर दो, सीपी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, a shopkeeper mark his goods at such a price that after allowing a discount of 12.5% he can earn a profit of 20% if the article costs him 1400। मार्क्ड प्राइस निकालना है। भाई देखो, एक फॉर्मूला है, मैं वैसे प्रॉफिट एंड लॉस कभी भी फॉर्मूले के बेस पे नहीं करवाता हूं, लेकिन पूरे चैप्टर में मैंने एक ही फॉर्मूला दिया और वो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने आपको पहले वाले अपने इन YouTube क्लासेस में भी एक बार पहले भी बता चुका हूं कि जब भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो मुझे वहां से जो रिलेशन मिलता है, ध्यान से समझना, ये नोट ही कर लो। जब भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो ये जो रिलेशनशिप बनता है ये किसका बनता है, रिलेशंस किसका स्टैब्लिश होता है, रिलेशन स्टैब्लिश होता है हमारा सीपी एंड एसपी का। प्रॉफिट एंड लॉस है जब भी, तो इसमें रिलेशन किसमें स्टैब्लिश होता है, सीपी और एसपी का। लेकिन अगर डिस्काउंट होता है तो डिस्काउंट किसका रिलेशन स्टैब्लिश करता है, एसपी एंड एमपी का। डिस्काउंट रिलेशन बनाता है एसपी और एमपी का, प्रॉफिट लॉस रिलेशन बनाता है सीपी एसपी का। लेकिन अगर मुझे रिलेशनशिप चाहिए सीपी और एमपी में, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, ध्यान से देख लो, एमपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। इस डाटा को नोट कर लो अपने दिमाग में। पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में एक ही फॉर्मूला दे रहा हूं और मैं फिर बार बार बोल रहा हूं कि इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना। तो इसके वैल्यू में जब भी मुझे दिख गया
कि वो मुझसे रिलेशनशिप पूछ रहा है सीपीएमपी का और प्रॉफिट और डिस्काउंट गिवन है, मैं ये लगा दूंगा। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो, मेरे पास प्रॉफिट भी है, मेरे पास डिस्काउंट भी है और मेरे पास कॉस्ट प्राइस भी है, तो मुझे मार्क्ड प्राइस ही निकालना है, निकाल लो। अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूं तो ध्यान से देखना, मार्क्ड प्राइस नहीं पता, उसकी जगह एमपी लिख दिया। कॉस्ट प्राइस उसने दिया हुआ है मुझे कितना, 1400। अच्छा, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20% का, तो 100 + 20 कितना हो जाएगा, 120। डिस्काउंट उसने कितना दिया हुआ है, 12.5% का, तो 100 में से अगर 12.5 माइनस करता हूं तो कितना आ जाएगा, 87.5 आ जाएगा। अब इस वैल्यू को सॉल्व कर लो, मार्क्ड प्राइस निकल जाएगा। तो मार्क्ड प्राइस निकालने के लिए ये 1400 ऊपर लेकर चले जाओ, 120 इंटू 1400 अपॉन, ये पॉइंट हटा के मैं ऊपर 10 लगा दूंगा तो 875 ये हो गया, ऊपर 10 अलग से ले गया। याद रखना ये जो 10 आया है ये पॉइंट हटाने के बाद आया है। सॉल्व कर लो अब इसको। अगर मैं 25 के टेबल में कट करता हूं तो 25 3 75, 25 5 125, और 25 के टेबल में ये कट जाएगा 4 14 4 56 पे, हाँ 14 4 56 पे। अब फर्दर 7 के टेबल में कट हो जाएगा, 7 5 35, 7 8 56, 5 के टेबल में ये भी कट हो जाएगा, कितने पे, 2 पे। तो अब मेरे पास कटिंग का और कोई बचा नहीं है, तो मार्क्ड प्राइस यहां से निकल जाएगा मेरे पास। तो मार्क्ड प्राइस कितना आ जाएगा, तो 12 इंटू 16 करना है, लास्ट में 0 है तो लास्ट में तो 0 ही रहेगा। अच्छा, अब एक चीज ध्यान से देखना, मुझे मल्टीप्लाई के साथ क्या करना है, ये 0 तो लास्ट में आएगा ही आएगा, बच क्या गया, 12 इंटू 16। तो 12 को 16 से मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो लास्ट में क्या आएगा, 2 ही आएगा। मतलब इस 0 से पहले हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और 2 पूरे ऑप्शंस में एक ही जगह है, 1920 में। सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, कई बार ऑप्शंस के डिजिट से भी आप लोग चेक कर सकते हो कि आंसर क्या आने वाला है। तो यहां पर मार्क्ड प्राइस कितना आ जाएगा, 1920। हाँ, अगर मेहनत करना चाहते हो, सॉल्व करना चाहते हो तो करके देख लेना, आंसर सेम आएगा आप लोगों का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला पार्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला अब क्लियर हो गया होगा। तो जब भी मार्क्ड प्राइस और कॉस्ट प्राइस में रिलेशन आए, फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ सम ऑफ ₹41 was divided among 50 students, each boy gets 90 पैसे, each girl gets 65 पैसे, find the number of girls in the class। ठीक, देखो ये क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं मिक्सचर एलिगेशन से, क्योंकि सबसे इजी मेथड वही है और आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मिक्सचर एलिगेशन में मैंने जब भी ये क्लास में करवाया है, तो मिक्सचर एलिगेशन का एक कॉन्सेप्ट आप लोग हमेशा ध्यान से देखना। एक साइड आती है फर्स्ट वैल्यू, एक साइड आती है सेकंड वैल्यू, और इन दोनों को मिक्स करके यहां पर क्या आता है, तो यहां आता है या तो मिक्सचर या फिर एवरेज, और इसके बाद हम क्या बना देते हैं, रेशियो। तो अगर ये वाला फॉर्मेट आप लोगों को क्लियर है मिक्सचर एलिगेशन में, कि सेंटर में हम क्या लेते हैं, या तो मिक्सचर लेते हैं या एवरेज लेते हैं, तो यही कॉन्सेप्ट पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से समझना। एवरेज के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, एवरेज क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, मतलब जो भी चीज है वो सभी में बराबर डिवाइड करनी है, वही एवरेज होती है। अब अगर मैं बता दूं, अच्छा ये हटा रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर, ये हटा देता हूं। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि कितने रुपए डिवाइड हो रहे हैं, 41, तो अगर मैं एवरेज निकालूं तो 41 रुपीज डिवाइड हो रहे हैं, और डाटा जो गिवन है वो पैसे में गिवन है। तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 41 रुपीज में कितने पैसे हो जाएंगे, 4100 हो जाएंगे।
41 रुपीज में कितने पैसे होते हैं? 4100। अब फिर से समझो, अगर मैं 4100 को 50 बच्चों में बराबर डिवाइड करता हूं, 50 बच्चों में बराबर डिवाइड करता हूं, तो हर बच्चे के हिस्से में क्या आएगा? तो यहां से 0 से 0 कट गया, 5 8 40, 5 2 10, यानी 82 पैसे आने चाहिए। हर बच्चे के पास कितने आने चाहिए? 82 पैसे। अब निकाल लो सॉल्यूशन। एक साइड आ गए हमारे लड़के, एक साइड आ गई लड़कियां। अच्छा, लड़कों को कितना मिल रहा है? बॉय गेट्स 90 पैसे, बॉयज को मिल रहा है 90 पैसे। गर्ल्स को कितना मिल रहा था? 65 पैसे। अच्छा, दोनों को एवरेज अगर मैं देखूं तो एवरेज मेरे पास कितना आ रहा है? 82 पैसे का। तो यहां पर जो डाटा आ रहा है ये कितना आ रहा है? 82 का। अब यहां से सॉल्व कर दो, बड़े वाले में से छोटी वाली वैल्यू माइनस करनी है। तो 82 में से अगर 65 माइनस करते हो तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 17 रेशियो। यहां पर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 8। 17 रेशियो 8 आ गया हमारे पास। इसका मतलब है कि अगर 17 लड़के हैं तो 8 कौन है? लड़कियां। तो यहां पर टोटल कितना बन रहा है इन लोगों का? 17 और 8 25। 25 बच्चे होते तो 17 लड़के होते, 8 लड़कियां होती, लेकिन बच्चे हैं कितने? 50। तो अब मुझे ये बताओ, 25 से 50 बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से करना पड़ेगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 16 लड़कियां होंगी हमारी क्लास में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो सबसे इजी मेथड है मिक्सचर एलिगेशन से। आप लोग बस ये ध्यान रखना कि एवरेज मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं 4100 को 50 बच्चों में बराबर डिवाइड करता हूं तो हर बच्चे के हिस्से में 82 पैसे जाएंगे। लड़कों को 90 पैसे थे, लड़कियों को 65, एवरेज 82 बनाकर सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूं यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से एक बार अपने हाथ से भी बनाकर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है। क्वेश्चन देखो, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1500 एट 6% पर मंथ फॉर 2 मंथ्स। याद रखना, सिंपल इंटरेस्ट नाम के जैसे ही सिंपल है, फॉर्मूला ही एक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। जब फॉर्मूला एक है, वो भी बिल्कुल छोटा सा फॉर्मूला है, तो एग्जामिनर फंसाएगा कहां पे? तो एग्जामिनर फंसाता है वर्डिंग में। अब जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो, गलती से यहां पे रेट आप 6% मत ले लेना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे 6, गलत हो जाएगा। क्यों? ये 6% पर मंथ की बात कर रहा है, एक महीने का 6% है। तो एक महीने में अगर 6% मिल रहा है, पूरे साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो एक महीने का 6% है, तो 12 महीने का टोटल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा? 72% बन जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। सिंपल इंटरेस्ट, अगर मैं रेट परसेंट की बात करता हूं तो पर मंथ 6% है, तो 6% एक महीने में है, तो 12 महीने में टोटल कितना हो जाएगा? 72%। ये वाला पर एनम के हिसाब से लेकर चलना है। रेट जब भी होगा, हमेशा याद रखना, हमारा फॉर्मूले में जो हम रेट डालते हैं वो पर एनम वाला डालते हैं, मतलब पूरे साल का रेट डालते हैं। इसका ध्यान रखना। अब यहां से फॉर्मूला लगा दो। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? भाई फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही फॉर्मूला है। अब यहां से सॉल्व कर लो। प्रिंसिपल हमारे पास गिवन है कितना? 1500। प्रिंसिपल 1500 गिवन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 72। टाइम कितना दिया हुआ है? 2 मंथ। 2 मंथ्स के लिए निकालना है तो 2 मंथ तो ऊपर रखोगे, लेकिन ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? 12 से डिवाइड करते हैं। हमेशा याद रखना, ये जो डाटा है, रेट पूरे साल का आता है,
और जो टाइम है वो हम साल के हिसाब से लेकर चलते हैं कि पूरे साल में 12 महीने होते हैं। अगर वो 2 महीने का पूछ रहा है तो 2 महीने कितने में से? 12 में से। अब यहां से अपॉन 100 कर लो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 2 के टेबल में 2 6 पे 12 कट कर देगा, और 6 के टेबल में ये कट जाएगा, 6 1 6 6 2 12। तो यहाँ 15 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे आप, ये कितना आ जाएगा? 150 और 30 180, यानी सिंपल इंटरेस्ट ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने टाइम का दिया हुआ है, टाइम पीरियड क्या दिया हुआ है, तो इन क्वेश्चंस में इन वैल्यूज को बहुत ध्यान से रीड किया करो। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के लास्ट क्वेश्चन है मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो वेसल्स हैं जिसमें मिल्क और वाटर है 1:5 और 5:4 में, उनको मिलाया गया है 4:1 में। ठीक है, 1:5 में है, 5:4 में है, और 4:1 में हम लोग मिक्स कर रहे हैं। एक चीज समझना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी दो रेशियोज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है तो कभी भी डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। रेशियो को अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले उनकी क्वांटिटीज को सेम करना जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट सबके माइंड में क्लियर होना चाहिए। अगर मैं बात करूं मिल्क और वाटर की, यहां है हमारा फर्स्ट वेसल, यहां है हमारा सेकंड वेसल। इसको थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं ताकि क्लैरिटी आ जाए। फर्स्ट वेसल, सेकंड वेसल। अच्छा, पहले वेसल में मिल्क और वाटर को अगर देखो तो मिल्क वाटर का रेशियो क्या है? 1:5। दूसरे में मिल्क और वाटर कितना है? 5:4। अब एक चीज याद रखना, अगर इन दोनों को मिला रहा हूं, आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? इनकी क्वांटिटीज सेम करो। क्वांटिटीज सेम करने का मतलब क्या है? तो 5 और 1, ये टोटल कितना बन रहा है? 6 बन रहा है। यहां पे 5 और 4 टोटल कितना बन रहा है? 9 बन रहा है। तो वहां 6 है, यहां 9 है। सबसे पहले सेम करने के लिए कॉमन नंबर ढूंढना पड़ेगा। कॉमन नंबर 6 और 9 का क्या होता है? 18 होता है। आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन रेशियो के टर्म्स में जब भी लेना है तो छोटी वैल्यू पे फोकस करना। तो 18 बनाने के लिए मैं पहले 6 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 से। 9 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से। यहां पर क्वांटिटीज सेम हो चुकी हैं। अब ये ध्यान रखना है कि इनको किस रेशियो में मिलाया गया है। तो भाई यहां ध्यान से समझना, इनको मिलाया गया है 4:1 में। 4:1 का मतलब है कि अगर 4 पार्ट्स मुझे इसके लेने हैं तो 1 पार्ट इसका लेना है। तो स्टेप्स क्या है? एक सिंगल स्टेप में आंसर आएगा। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्वांटिटीज सेम करो, फिर जिस रेशियो में मिलाया गया उससे मल्टीप्लाई कर दो। अब यहां से अगर आप देखते हो तो मैंने ओवरऑल किससे मल्टीप्लाई किया इसको? 3 × 4 कितना हो गया? ओवरऑल मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है? 3 × 4 हमारा 12 होता है। 3 × 4 12। तो मैंने ऊपर वाले नंबरों को 12 से मल्टीप्लाई किया, और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? 2 × 1 यानी 2 से। अब यहां से कैलकुलेट कर लो। तो पहले वाले में हमारे पास इक्वेशन क्या बन रही है? 12 × 1 12। दूसरे में 12 5 60। सेकेंड वेसल में हमारा क्या बन रहा है? 5 × 2 10, 4 × 2 8। अब आप ऐड कर सकते हो, ये हो गया हमारा 22:68। और अगर इसकी कटिंग कर दोगे 2 के टेबल में तो 11, यानी ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो रेशियो के टर्म्स में बस ये समझना जरूरी है कि जब भी रेशियो निकालना है, दो रेशियोज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, सबसे पहले उनकी क्वांटिटीज सेम करो, उसके बाद जिस रेशियो में मिलाया गया उससे मल्टीप्लाई कर देना, फिर तो सॉल्व करके आंसर निकाल लो। 2 सेकंड का आंसर है, चल जाएगा। उम्मीद करता हूं आज वाले क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हो। क्वेश्चंस को साथ साथ सॉल्व करो, अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखो कि कितने सही हो रहे हैं और कितने टाइम में कर पा रहे हो, वो भी इंपॉर्टेंट है।
तो इन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, पिछली वीडियोस भी देख लेना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 10th क्लास होगी हमारी, तो मैं और नए वैरायटी के क्वेश्चंस कुछ लेकर आऊंगा। तो तब तक अपना पूरा ख्याल रखिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, थैंक यू।